तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में जहाँ तक भी करा पहले हम उसको रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। हमने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से शुरू करा था। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है इस फोटो के बारे में। ये जो प्रिंट है, ये जो पेंटिंग है, वो बनाई है एक फ्रेंच आर्टिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक सूरो। अब बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या आता है इस पे? बोर्ड्स में आता है हु वॉज फ्रेडरिक सूरो। तो फ्रेडरिक सूरो के बारे में आपको वन लाइनर एक्सप्लेनेशन देनी है। वो होगी कि फ्रेडरिक सूरो वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट हु ड्रीम्ड या फिर हु हैड अ विजन ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। एक बार मैं इनका मीनिंग रिपीट कर देती हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? डेमोक्रेसी मतलब एक सिस्टम where the people rule themselves by electing a small body of people. The people rule themselves by electing their representatives. यहाँ पर रिपब्लिक्स का मतलब क्या? रिपब्लिक्स इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट which helps in achieving democracy. Social क्या होता है? Social is a system. Social is a society where all the resources, all the assets are owned by the society, by the public. There are no privately owned properties here. हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इस फोटो में हमने 5 बातें हमें कम से कम याद रखनी चाहिए ताकि अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आए तो हम उसकी बातें आराम से बता पाएँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट था जीसस क्राइस्ट के बारे में। जीसस क्राइस्ट अलॉन्ग विद द सेंट्स एंड एंजल्स गेज्ड अपॉन द पीपल फ्रॉम द हेवन। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पीपल के बारे में। पीपल मार्च्ड इन लॉन्ग ट्रेन्स। मैं सिर्फ अगर कीवर्ड बोलूँ तो मार्च्ड, पीपल मार्च्ड। ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ पे था स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 2 सब पॉइंट्स पढ़े थे। पहला, उसके एक हाथ में थी टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, जिसको हम हिंदी में बोले तो मशाल, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। दूसरा, उसके दूसरे हाथ में एक छोटी सी बुक, एक स्क्रोल था जिसको बोलते हैं चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। थर्ड पॉइंट हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में था। फोर्थ पॉइंट इन खंडर टुकड़ों के बारे में था। ये एक्चुअली है क्या? ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट जो है उसके टूटे हुए खंडर पीसेस या फिर रूइंस से। अब ये इसका क्या सिंबल है? ये यहाँ पे पेंटर ने ऐसे यहाँ पे ड्राइंग क्यों करी है? इसका क्या मकसद था? पेंटर ये बताना चाह रहा है कि अब जिस वर्ल्ड की उसने ड्रीम करा था, उस वर्ल्ड में जो लोग जो मार्च कर रहे हैं उनके सामने एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसके सिर्फ खंडर टुकड़े बचे हैं। हमारे 4 पॉइंट्स मेन यहाँ पे थे। हमारे 5वें पॉइंट में बोल सकते हैं द पीपल वर ग्रुप्ड इनटू नेशंस। अब ये पीपल वर ग्रुप्ड इनटू नेशंस हमें कैसे पता चला? तुक्का तो नहीं मारा, हमने एनालाइज करा इस पेंटिंग को। कैसे पता चला? लोगों ने अलग अलग फ्लैग्स पकड़े हुए हैं। ये फ्लैग्स अलग अलग देख रहे हो, लोगों ने अलग अलग फ्लैग्स पकड़े हुए हैं। बाय द वे, ये फ्लैग सारे यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट के हैं, तो ये सारे पीपल भी सिर्फ यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो लोग यहाँ पे इन्होंने फ्लैग्स पकड़े सारे अलग अलग हैं, ये अलग अलग नेशंस को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे लोग हैं दे आर ग्रुप्ड इन डिफरेंट नेशंस। कैसे पता चला? थ्रू देयर फ्लैग्स, थ्रू देयर डिस्टिंक्ट फ्लैग्स एंड देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स। हमारे यहाँ पे 6 पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि एक्चुअली पीपल मार्च ही क्यों कर रहे थे इस पेंटिंग में? क्या सिंबल था उनकी मार्च का? उनका मार्च का मतलब था ये लोग पीपल्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये लोग पार्टिसिपेट कर क्यों रहे थे? ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। एक बार यहाँ पे 6 पॉइंट्स पे फटाफट देख लेते हैं। पहला पॉइंट था क्राइस्ट अलॉन्ग विद एंजल्स एंड सेंट्स गेज्ड अपॉन देम फ्रॉम हेवन। सबसे ऊपर क्राइस्ट थे, उनके नीचे वो देख किसको रहे थे? लोगों को। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है पीपल ऑफ अमेरिका एंड यूरोप मार्च्ड व्हाइल ऑफरिंग होमेज या फिर रिस्पेक्ट। होमेज का मतलब रिस्पेक्ट। व्हाइल ऑफरिंग होमेज या फिर रिस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। हमारा थर्ड पॉइंट था इसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी कैरीड अ टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अनदर। हमारा फोर्थ पॉइंट था ruins of absolutist institutes could be seen in the picture. Ruins of absolutist institutes could be seen in the painting. कुछ भी लिख सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट था distinct people were grouped as nations. हमें पता कैसे चला? ये में पता चला it was identified through flags and national costumes.
हमारा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है पीपल्स मूवमेंट। पीपल्स मूवमेंट ऑल ओवर यूरोप एंड यूएस फॉर लिबर्टी एंड इक्वालिटी। एक्चुअली वो लोग मार्च क्यों कर रहे थे? वो मार्च कर रहे थे पीपल्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, पीपल्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर इक्विटी, फॉर इक्वालिटी एंड लिबर्टी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे दो डेफिनेशन थी, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन। इसके हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। एब्सोल्यूटिस्ट क्या था? बेसिकली मोनार्की सिस्टम। इसकी डेफिनेशन पढ़े तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट with no restraints on the power exercised। कितने भी पावर एक्सरसाइज कर ले उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कितनी भी पावर रूलर एक्सरसाइज कर सकता है, कितनी भी पावर यूज कर सकता है। इसका एग्जाम्पल था मोनार्कियल सिस्टम। अब यहाँ पे हमने इसके 3 फीचर्स पढ़े। 3 फीचर्स क्या थे? सेंट्रलाइज होता है एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम। सेंट्रलाइज मतलब सेंटर में ही सारी पावर फोकस्ड होती है, अलग अलग हिस्सों में बटी नहीं होती, एक ही बंदे के अंदर फोकस्ड होती है सारी पावर्स। नेक्स्ट मिलिटराइज मतलब मिलिट्री मतलब सोल्जर्स या फिर सैनिक का सपोर्ट होता है इनके पास प्रोटेक्शन के लिए। नेक्स्ट रिप्रेस्ड कौन? जनता, सिटीजन्स रिप्रेस्ड होते हैं क्योंकि उनके कोई राइट्स नहीं होते, वो कुछ अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते रूलर्स के किसी भी डिसीजन के खिलाफ, इसलिए जो सिटीजन्स है वो रिप्रेस्ड है, दबाव में है। नेक्स्ट यूटोपियन क्या था? एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी जो इतना आइडियल है, इतना परफेक्ट है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो यूटोपियन की डेफिनेशन बोलते हैं एक बार, इट इज द विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमने नेक्स्ट पढ़ा कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट। हमने बोला नेशन, जैसे कि फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। ये जर्मनी बनने से पहले जब वो अलग अलग हिस्सों में बटी थी, क्या तब भी वो जर्मनी कहलाती थी? क्या फ्रांस तब भी फ्रांस कहलाता था जब वो एक्चुअली में फ्रांस उसको बनाया नहीं गया था? नहीं। लोगों को अपना नेशन बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए अपने आप के अंदर आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी बनानी पड़ी। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब, कॉमन मतलब सामान्य, आइडेंटिटी मतलब पहचान। उनको सामान्य पहचान, कॉमन आइडेंटिटी बनानी पड़ी, एक ऐसा लिंक बनाना पड़ा जिससे वो अपने आप को किसी और से रिलेट कर सकते थे। इसी रिलेशन के कारण सब लोग मिल के इकट्ठे एक नेशन फॉर्म कर पाए। तो पहला पॉइंट है नेशन स्टेट इज फॉर्म्ड व्हेन सिटीजन्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अब ये कॉमन आइडेंटिटी जो है, क्या वो हमेशा से एग्जिस्ट करती थी? नहीं, ये कॉमन आइडेंटिटी फॉर्म हुई है। लोगों ने कैसे कॉमन आइडेंटिटी बनाई अपने बीच में? पहला उनकी शेयर्ड, फर्स्ट पॉइंट है उनका शेयर्ड हिस्ट्री थी। शेयर्ड हिस्ट्री, वो लोग अपने जो पास्ट पढ़ते हैं स्कूल में, बच्चे जो पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अपना पास्ट पढ़ते हैं, वो सबका सेम है, सब सेम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए सबके बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन आइडेंटिटी है, कॉमन रिलेशन है। नेक्स्ट शेयर्ड डिसेंट्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज या फिर एंसेस्टर्स। तो हम लोगों की कहीं ना कहीं शेयर्ड एंसेस्टर्स हैं, हम लोगों के पूर्वज सेम है, इससे भी कॉमन आइडेंटिटी आती है, इससे कॉमन लिंक आता है। नेक्स्ट है स्ट्रगल्स। जब जो इंडिपेंडेंस के लिए जब इंडियंस फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तब लोगों ने इकट्ठे मिलकर स्ट्रगल करा था। इससे आपस से वो लोग रिलेट कर सकते थे कि हाँ हमने इकट्ठे मिलकर फाइट करा है, इसी को बोलते हैं स्ट्रगल्स। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो कॉमन आइडेंटिटी है ये हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये बनानी पड़ी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि सिटीजन्स डेवलप कॉमन आइडेंटिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि कॉमन आइडेंटिटी डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। Common identity did not exist from time immemorial. इसके बजाय लिख सकते हैं did not exist from infinite time. Rather, it had to be developed through 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें क्या? Shared descents, shared history and struggles. नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, ये टर्म नेशन स्टेट एक्चुअली किसने कॉइन करा था, किसने इन्वेंट करा था और किसने हमें डेफिनेशन दी? नाम था अर्नस्ट रेनन था जिसने नेशन स्टेट नाम इन्वेंट करा और हमें ये डेफिनेशन दी। 1 मार्क में पूछा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हमने क्लास 9 में भी पढ़ा। अब क्लास 10 में उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने उन्होंने प्रमोट करा आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म। हमने नेशन स्टेट का डेफिनेशन पढ़ा कि एक्चुअली नेशन स्टेट होता क्या है, कब बनता है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को ये पता था, इसलिए उन लोगों ने आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए। इसमें से कम 5
और मैक्सिमम कितने भी, आपको जितने याद करने हैं, कम से कम 5 पॉइंट्स याद करने ही है सबको। हमारा फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल, ला पित्री यानी कि फादरलैंड एंड ले सिटोयन यानी कि सिटीजन, ये दो वर्ड्स उन्होंने डिवाइस करे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने। रेवोल्यूशनरीज कौन, जो रेवोल्यूशन में हिस्सा लेते हैं, जो रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो वर्ड्स डिवाइस करे, ला पित्री यानी कि फादरलैंड और ले सिटोये मतलब सिटीजन। क्या करने की कोशिश कर रहे, वो ये करने की कोशिश कर रहे थे कि फादरलैंड यानी कि भूमि यानी कि लैंड को लोगों से कनेक्ट कर रहे थे। कैसे, लोगों में एक कनेक्शन, एक लिंक बैठा था कि हाँ ये जो एरिया है ये हमें भी बिलोंग करता है और उन्हें भी बिलोंग करता है, तो हम लोग सेम लैंड को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोगों के बीच में एक सेम लिंक है। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने एक नया ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया। ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग क्यों बनाया, पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जब मोनार्की चल रही थी तो उनका एक अपना रॉयल फ्लैग था, रॉयल यानी कि राजघराने का, उनका एक अपना रॉयल फ्लैग था। पर अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को क्योंकि मोनार्की खत्म करनी थी, इसलिए अब उन लोगों को अपने स्ट्रगल के लिए, अपनी डेमोक्रेसी के लिए एक नया फ्लैग बनाना पड़ा। उसके लिए उन्होंने एक ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग बनाया, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। उसको क्या करा, उसको ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग किस लिए बनाया, टू रिप्लेस द फॉर्मर यानी कि पुराना रॉयल वन, रॉयल मतलब राजघराने वाला फ्लैग, उसको रिप्लेस करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। हमारा थर्ड पॉइंट है स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल ये एक मीटिंग होती थी, ये एक मीटिंग होती थी लोगों के बीच में, जमींदार आते थे, जिसमें मोनार्की आती थी, जमींदार के हेड्स आते थे और अलग अलग स्टेट्स के हेड्स आते थे, वो सब एक मीटिंग में बैठते थे जिसको बोलते थे स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल, अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को ये वर्ड स्टेट्स जनरल पसंद ही नहीं था और ना उनको इसका कॉन्सेप्ट पसंद था, इसलिए उन्होंने स्टेट्स जनरल का नाम बदल दिया। स्टेट्स जनरल ये मीटिंग का जो नाम था, इस मीटिंग को बदल के क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, इसके अंदर वर्ड नेशन दिखता है, मतलब लोगों के बीच में नेशन खड़ा करने की एक संभावना उनको दिखने लगी, लोगों के बीच में एक लिंक बनता रहा। तो नेशनल असेंबली मतलब पूरे नेशन की असेंबली, सबको अपने आप, सबको लगा कि हाँ हम भी इस असेंबली का हिस्सा हैं, इससे सबके बीच में एक लिंक बैठा। और नेशनल असेंबली, पहले स्टेट जनरल के अंदर सब पार्टिसिपेट नहीं करते थे, पर अब नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग पार्टिसिपेट करते थे वो थे एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स अपने ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके उस नेशनल असेंबली में बिठाते थे, यानी कि सबकी मंजूरी से होती थी असेंबली। नेक्स्ट, हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स रिमेंबर्ड या फिर कमेमोरेटेड। हिम्स यानी कि गाने, जैसे कि हिंदी में लिखा है वंदे मातरम, वैसे ही हिम्स फ्रेंच में हिम्स कंपोज करी गई, कंपोज मतलब बनाई गई। ओथ्स वर टेकन, ओथ्स मतलब शपथ, शपथ ले रहा, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टियर्स, मार्टियर्स मतलब जो सोल्जर्स स्ट्रगल करते करते अपनी जान दे बैठे, वो मार्टियर्स, उनको याद करा गया, उनको रिस्पेक्ट दी गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनिफॉर्म लॉज वर इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल पीपल। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्सेस, और इंटरनल मतलब विद इन स्टेट्स, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज। एक टाउन से दूसरे टाउन पे जाने पर बहुत टैक्सेस लगते थे मर्चेंट्स को, इसके कारण उनके जो गुड्स थे, उनकी सर्विसेज थी, उनका कैपिटल था, बहुत महंगा हो जाता था, जो उनको फीजिबल नहीं था। इसलिए जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को एबॉलिश कर दिया, और यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, जैसे कि पुराने ज़माने में, अभी हमें पता है कि 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, पर पुराने ज़माने में अलग अलग यूनिट्स होती थी मेजर करने की, कोई किलो में नाप रहा है तो कोई किसी और यूनिट में नाप रहा है, कोई किसी और यूनिट में नाप रहा है। इसीलिए मर्चेंट्स को अपना सामान जब ऑर्डर्स प्लेस करते थे, वो सामान डिलीवर करते थे, तो अलग अलग मेजरमेंट्स में उनको बहुत कन्फ्यूजन होता था, इसलिए उनका लॉस भी होता था। पर अब रेवोल्यूशनरीज ने पहली बात तो टैक्सेस, इंटरनल टैक्सेस या फिर कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी, दूसरी बात उन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लाए। लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको नेशनल लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। French was praised as common language या फिर national language and regional dialects were discouraged. Regional मतलब छोटे छोटे regions में, dialects मतलब जो languages बोली जाती थी उनको discourage किया गया कि अब आप ये नहीं, अब आप सिर्फ French बोलोगे, अब आप सिर्फ French बोलोगे। हमारा next point, ये हमने पिछली क्लास में करा था, इससे पहले अभी तक का हमने जितना भी करा है, मैं अभी किसी का माइक अनम्यूट करूँगी, देन वो मुझे बताएगा कि हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस करे। सबको एक एक पॉइंट बताना है, मैं अनम्यूट करूंगी, आपको फिर आंसर देना है।
तो फर्स्ट मैंने अनुज को अनम्यूट करा है, अनुज को मैंने यहाँ पे अनम्यूट करा है। वो मुझे यहाँ पे फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग का कोई भी एक पॉइंट बताएगा। मैंने यहाँ पे आंसर नहीं, मैंने पेंटिंग दिखाई है। अनुज कैन यू हियर मी? आपको इस पेंटिंग का कोई एक पॉइंट बताना है। मैंने आपको अनम्यूट करा है अनुज। पीपल फ्रॉम द हेवन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम एक एक पॉइंट एक साथ रिवाइज करेंगे तो इससे हम सबको याद होगा। मैंने आपको म्यूट कर दिया अनुज। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पूछेंगे हर्षदा से। हर्षदा, हर्षदा आपको आवाज आ रही है? हर्षदा, आप भी इस पॉइंट का नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हमें। इस पॉइंट में हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आप क्या बताएंगे? हर्षदा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। कृति, कृति आपको आवाज आ रही है? कृति अनम्यूट कर लो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, अब आप इस पेंटिंग का नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताओ। हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर ली, हम नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, बताओ। हाँ, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एक स्क्रोल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम पूछते हैं दिव्यांश से। दिव्यांश, आप हमें नेक्स्ट पॉइंट बताइए। दिव्यांश, हमें नेक्स्ट पॉइंट बताइए। आगे एब्सोल्यूट, कोई बात नहीं, कोशिश करो। एब्सोल्यूटिस्ट के बारे में कुछ बता सकते हो यहाँ पे? कोशिश करो, कोई भी और पॉइंट बताओ। इन लोगों के बारे में बताओ, फ्लैग्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था वो बताओ। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें मानसी बताएगी। मानसी हमें इट्स फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग का नेक्स्ट पॉइंट बताएगी। बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट मानसी अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। रितेश अरोड़ा, रितेश अरोड़ा हमें नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे इसके बारे में। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स बने थे लोगों के, उसके बारे में कुछ बताओ। कोशिश करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने आपको म्यूट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने इसके बारे में काफ़ी पॉइंट डिस्कस कर लिए, बाकी सबको याद ही होंगे। ये हमने डेफिनेशंस भी डिस्कस करी थी, नेशन स्टेट भी हमने डिस्कस करा था। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं रोहित से बोलती हूँ। रोहित, मैंने आपको अनम्यूट करा है, आप इसका एक पॉइंट बताइए। मैंने यहाँ पे पॉइंट खोला है, कोशिश करो कि बिना देखे बोलो।
मार्टियर्स, मार्टियर्स बोलते हैं इनको, मार्टियर्स कमेमोरेटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट, मैं पारुल से बोलती हूँ। पारुल, इसका कोई नेक्स्ट पॉइंट बताओ। कोशिश करो पारुल। नहीं याद आ रहा तो एक बार सामने पॉइंट देख लो, कीवर्ड ब्लैक में देख लो, फिर बोल दो। कोशिश करो। स्क्रीन क्लियर नहीं है, हो सकता है नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई इशू हो। कोई बात नहीं, मैं इतने नेक्स्ट से पूछती हूँ। हम सौम्या जायसवाल से पूछते हैं। सौम्या जायसवाल, मैंने आपको अनम्यूट करा है, आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, अब मुझे इसका एक पॉइंट बताओ। अगर आता है तो बिना देखे, वरना एक बार हेल्प ले सकते हो स्क्रीन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अपने आप को म्यूट कर लो, मैं नेक्स्ट से पूछती हूँ। वेदांत, वेदांत आप अपने आप को अनम्यूट करिए। अब आप मुझे एक नेक्स्ट पॉइंट बताइए इसका। कोशिश करो, सामने लिखा है, पॉइंट देख लो एक बार, फिर बोल दो। कोशिश करो, कोई बात नहीं, अभी हम याद ही कर रहे हैं, नहीं आता कोई बात नहीं, फिर देख के पढ़ लेंगे। कोशिश करो वेदांत। चलो कोई नहीं, अभी हम किसी और से पूछते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट से पूछते हैं। हम पूछते हैं कनन धूरिया, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का नेक्स्ट पॉइंट बताओ। कनन धूरिया, हाँ नेक्स्ट पॉइंट बताओ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने आपको म्यूट कर लो। नेक्स्ट जिया दीगवाल, जिया दीगवाल नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे हमें। हाँ बहुत बढ़िया, इसको हम फ्रेंच यहाँ पे लिखना ज़रूरी, क्योंकि फ्रांस के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसको अगर थोड़ा और बेहतर लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं कि ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग वॉज इम्प्रोवाइज या फिर वॉज इम्प्लीमेंटेड टू रिप्लेस द फॉर्मर या फिर ओल्डर रॉयल फ्लैग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने आप को म्यूट कर लो। अब नेक्स्ट हम शारन पे जाते हैं। शारन जेम्स, आप नेक्स्ट पॉइंट बताओ। बहुत बढ़िया, स्टेट्स जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। म्यूट कर लो अपने आप को। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर अगर अगर आपको याद है तो आप ये एक्टिव सिटीजन्स का पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। एक्टिव सिटीजन्स का पॉइंट जोड़ोगे तो, अगर नहीं भी जोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी आंसर शीट पे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम युक्ता से बोलते हैं। युक्ता, हमें इसका नेक्स्ट पॉइंट बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट पूछते हैं सहज से। सहज, सहज इसका नेक्स्ट पॉइंट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सब अपने आप को म्यूट कर ले। बहुत बढ़िया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट रिवाइज करेंगे पिछली क्लास में हमने जो नया पढ़ा जैकोबिन क्लब्स के बारे में। जैकोबिन क्लब्स, जैकोबिन क्लब्स एक्चुअली थे क्या?
जब फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ फ्रांस में, और जब फ्रांस से मोनार्की हटकर डेमोक्रेसी आई थी, तब लोगों ने, फ्रांस के बाहर के जो लोग थे उनको इतनी इंस्पिरेशन मिली, उनको लगा कि जब फ्रांस में लिबर्टी आ सकती है तो हमारी जगह पर क्यों नहीं, हम भी मोनार्की को हटा के लिबर्टी लाएंगे, हमें भी फ्रीडम चाहिए। इसलिए जो रिच मिडिल क्लास पीपल थे, याद रखना सिर्फ दो तरीके के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाए थे, रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स। रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स ने मिलकर जैकोबिन क्लब्स बनाया। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस से। जब मैं आपसे पॉइंट्स पूछो आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो, बाद में आंसर शीट में इंग्लिश में लिखना आता ही है, सब लिख सकते हैं आई गेस, है ना। तो अभी एक्सप्लेन करते हो, आप हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हो इसके कॉमन, इसके ये हाईलाइटेड वर्ड्स लेकर, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब्स फॉर्म कैसे हुआ था? फॉर्म हुआ था रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स के द्वारा, जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की सक्सेस से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? उन्होंने करा क्या? इन रिच मिडिल क्लास पीपल और स्टूडेंट्स ने एक्चुअली करा क्या? इन लोगों ने क्या करा? उन्होंने प्रिपेयर करा वे, उन्होंने रास्ता तय करा। किसका? फ्रेंच आर्मीज का। फ्रेंच आर्मीज का। उनको बोला कि फ्रेंच आर्मीज आप हमारी जगह पर आओ। अब उन्होंने कैसे करा? उन्होंने अपने कैंपेन्स बिछाए, उन्होंने एक्टिविटीज ऐसी करी जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मीज का उनकी जगह पर आने का रास्ता बन गया। वो लोग वहाँ पे आए, फ्रेंच आर्मीज वहाँ पे आई, लोगों को इंस्पायर करा। अब बात ये आती है कि एक्चुअली उन्होंने फ्रेंच आर्मीज को बुलाया क्यों? ठीक है, हमें समझ आता है कि वो इंस्पायर हो गए होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, पर फ्रेंच आर्मीज आके करेंगे क्या? फ्रेंच आर्मीज एक्चुअली सिंबल बन गई थी। फ्रेंच आर्मीज सिंबल बन गई थी नेशनलिज्म का, कि फ्रेंच आर्मीज को इस नज़रिए से देखा जाता था कि फ्रांस में अब मोनार्की खत्म है, डेमोक्रेसी आ गई है। इसका मतलब ये जो फ्रेंच आर्मीज जो है ये लोगों के साथ खड़ी है उनके डेमोक्रेसी में, है ना। इसलिए उनको माना गया था एक प्रतीक, किसका? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का। इसलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे कैरीड, ये कैरी क्या, कौन कैरी कर रहे थे? फ्रेंच आर्मीज। फ्रेंच आर्मीज जिनको बुलाया गया था अपने विलेजेस और टाउन्स में, वो कैरी करते थे क्या? आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कहाँ कहाँ पर? अब्रॉड, मतलब फ्रांस के बाहर हर जगह पर। वो कहाँ कहाँ गए? इटली, बेल्जियम, हॉलैंड। इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड, ये लोग अलग अलग जगह पर गए। पर क्यों गए? क्योंकि लोगों ने उनको बुलाया, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने उनको बुलाया। पर क्यों बुलाया? क्योंकि फ्रेंच आर्मीज को एक प्रतीक माना गया था आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म का, ठीक है। एक बार हम तीनों पॉइंट्स बोलते हैं। न्यूज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू रिच मिडिल क्लास पीपल एंड स्टूडेंट्स फॉर्मिंग जैकोबिन क्लब्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स prepared way for French armies। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द फ्रेंच आर्मीज कहाँ कहाँ गई? वो मूव्ड टू इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड। इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड क्यों गई? कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। अब्रॉड लिखने की जरूरत नहीं है, दे कैरिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू मैनी प्लेसेस लाइक इटली, बेल्जियम एंड हॉलैंड। खत्म। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बनाया था। अभी इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट एक्चुअली था क्या? नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री कमांडर था। मिलिट्री कमांडर मतलब एक, वो फ्रांस की आर्मी का एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर। उसने जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के एंड स्टेजेस में बैंकरप्ट हो रही थी फ्रांस, तब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को डिक्टेटर घोषित करा, या फिर एम्परर घोषित करा, फ्रांस का एम्परर घोषित करा। और उसने अपने आप को डिक्टेटर बताते ही फ्रेंच रेवोल्यूशन को खत्म कर दिया। अब हम पूछते हैं कि उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म क्यों करा? वो तो फ्रेंच आर्मी का हिस्सा था जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लेके घूमते थे। एक्चुअली उसने खत्म इसलिए करा क्योंकि उसको डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी, उसको पसंद थी मोनार्की। वो चाहता था कि मोनार्की आए, बट उसका आइडिया इतना सिंपल नहीं था। वो सिर्फ मोनार्की नहीं चाहता था, वो चाहता था कि मोनार्की के साथ उस फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के जो कुछ प्रिंसिपल्स थे, कुछ फायदे थे, वो अपनी मोनार्की में लाना चाहता था, ताकि मोनार्की और स्ट्रॉन्ग हो और लोगों के हित में हो। तो बेसिकली देखा जाए तो नेपोलियन बोनापार्ट के जो इंटेंशन थे वो गलत नहीं थे। इसलिए आज भी फ्रांस के कई हिस्सों में नेपोलियन बोनापार्ट एक हीरो की जैसे माना जाता है, एक हीरो माना जाता है। तो ही एंडेड फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि उसको डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी। उसने क्या करा? उसने एबॉलिश कर दी डेमोक्रेसी एंड रिस्टोर्ड मोनार्कियल रूल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इम्पार्टेड मतलब लेके आया क्या?
some French revolutionary principles to make the system of administration. Administration मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से वो लोगों को रूल करे. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब एक सिस्टम जिसके हेल्प से लोगों को रूल करा जाए. तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम में उसने रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स हैं क्या, वो प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने लाए थे. हमने रेवोल्यूशनरीज के वो प्रिंसिपल्स कुछ पढ़े, उसके अलावा और भी बहुत प्रिंसिपल्स हैं. वो उनमें से कुछ बेस्ट प्रिंसिपल्स ला के अपने उसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में जोड़ लिए, ताकि वो क्या बन जाए, उसका सिस्टम बन जाए और भी इफेक्टिव एंड रैशनल. तो बेसिकली उसके इंटेंशंस बुरे कभी भी नहीं थे. अब नेपोलियन बोनापार्ट ने इतनी सारे जो चेंजेस लाए, एक्चुअली उस चेंजेस को उसने कलेक्टिवली क्या बोला, कलेक्टिवली उसको बोला गया है सिविल कोड ऑफ कंडक्ट इन द ईयर 1804. 1804, इसको जीरो को ओ प्रोनाउंस करते हैं. तो 1804 में वो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आया, जिसको हम बोल सकते हैं रिफॉर्म्स इंप्लीमेंटेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट. अब इसके अंदर था क्या, 5 ही पॉइंट्स है, 5 ही नंबर के लिए आता है. अब हमारे इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, नेपोलियन बोनापार्ट क्या करा, उसने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आए, वो बहुत अच्छे रिफॉर्म्स आए. अब उन अच्छे रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला रिफॉर्म है कि बर्थ के बेसिस पे जो प्रिविलेजेस लोगों को मिलते थे, स्पेसिफिकली फ्रांस में, जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, अलग अलग स्टेट्स को, नोबिलिटी, क्लर्जी, इन सबको जो ये बेनिफिट्स मिलते थे जस्ट बिकॉज वो उस फैमिली में बॉर्न हुए हैं, इन सारे प्रिविलेजेस को, इन बेनिफिट्स को खत्म कर दिया गया. जस्ट बिकॉज तुम इस अच्छी फैमिली में बॉर्न हो, इसका मतलब तुम्हें अच्छा कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें काम करना पड़ेगा अपने अच्छे के लिए. तुम्हें कोई बर्थ के बेसिस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे, खानदान के बेसिस पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था, बर्थ प्रिविलेजेस वर एबॉलिश्ड और राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड. राइट टू प्रॉपर्टी सबको नहीं मिलता था और सबके लिए सिक्योर्ड भी नहीं था. अब उसने राइट टू प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर दिया अच्छे से, कोई किसी से राइट टू प्रॉपर्टी उसका छीन नहीं सकता. तो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ लिख भी सकते हैं, और अगर इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो. हमारे फर्स्ट पॉइंट के बेसिकली मेन 2 पॉइंट्स है. क्या पॉइंट्स है वो, फर्स्ट बर्थ प्रिविलेजेस वर एबॉलिश्ड एंड नेक्स्ट राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी वाज सिक्योर्ड, सबका राइट टू प्रॉपर्टी उनको सिक्योरली दे दिया गया कि अब आपसे कोई नहीं छीन सकता. राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर्ड. फर्स्ट पॉइंट था बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस खत्म करे और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर करा. सेकेंड पॉइंट हमारा था एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सिंप्लीफाई करी, मतलब छोटे छोटे एरियाज जो नेपोलियन रूल करवाता था अपने उन छोटे छोटे मिनिस्टर्स से, उनको और इजी बना दिया मैनेज करने के लिए, उनको और डिविजन्स को और छोटा बना दिया ताकि लोग आसानी से उसको रूल कर पाए, मैनेज कर पाए. ये पॉइंट अगर इसमें अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से, पर ये यहाँ से लिखना सारा ज़रूरी है. ये पॉइंट किसके बारे में, सेकंड पॉइंट हमारा बेसिकली पेजेंट्स के बारे में है. पेजेंट्स के बारे में क्या, पेजेंट्स के बारे में ये कि जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम क्या, फ्यूडल सिस्टम एक्चुअली था क्या, फ्यूडल सिस्टम था लैंड के लेन देन से रिलेटेड का सिस्टम. एक्चुअली क्या, जब लैंड देते थे, जब जमींदार अपना ओन लैंड जब फार्मर्स को देते थे कि तुम खेती बाड़ी कर लो इस पे, उसके बदले वो लोग उनसे ड्यूज लेते थे, टैक्सेस लेते थे. अब उस जमाने पर पैसा इतना नहीं चलता था, इसलिए फार्मर्स अपना 1/3 ग्रेन, फूड ग्रेन जो प्रोड्यूस होता था वो जमींदार को दे देते थे. इन्हीं ड्यूज को, इन्हीं टैक्सेस को बोला गया है मेनोरियल ड्यूज. मेनोरियल ड्यूज. अब पेजेंट्स को पहली बात तो फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया गया, यानी कि लैंड की लेन देन खत्म, ऐसे वो टैक्सेस वगैरह लेन देन का काम खत्म. दूसरी बात मेनोरियल ड्यूज से पेजेंट्स को माफ कर दिया गया. तीसरी बात पेजेंट्स वर फ्रीड फ्रॉम सर्वडम. फ्रीड फ्रॉम सर्वडम, सर्वडम मतलब एक तरह से कह सकते हो स्लेवरी, एक तरह से कह सकते हो स्लेवरी. हमारा थर्ड पॉइंट था टाउन्स के बारे में. टाउन्स में जो मार्केटर्स थे उन लोगों ने अपने रूल्स बना रखे थे, उन्होंने अपनी सोसाइटी बना रखी थी कि ये हमारी मार्केटर्स की सोसाइटी है, ये हमारी मार्केटर्स की एसोसिएशन है, कोई भी नया मार्केटर इसमें घुस नहीं सकता. मतलब हमारे एरिया में कोई भी नया ट्रेडर या फिर मार्केटर नहीं आ सकता. अगर वो आना ही चाहता है तो उसको हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, बट वो टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी. तो ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी ये नेपोलियन ने रिमूव कर दी ताकि नए मार्केटर्स और ट्रेडर्स को भी मौका मिले मार्केट में घुसने का, अपनी इनकम बढ़ाने का. फोर्थ पॉइंट था जो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था उनको इंप्रूव कर दिया गया, इससे मर्चेंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ. लास्ट पॉइंट, मर्चेंट्स ने फाइनली रियलाइज करा कि जो यूनिफॉर्म लॉज थे एंड जो स्टैंडर्ड वेट से क्या हुआ, उनसे इम्प्रूव हुआ. क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ उनके मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल. अब वो गुड्स को और कैपिटल यानी कि सर्विसेज, पैसा, वो सबको आसानी से स्टेट टू स्टेट, टाउन टू टाउन आराम से मूव कर सकते थे. क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म लॉज थे सबके,
कहीं कुछ पनिशमेंट दी तो कहीं कुछ पनिशमेंट, बट अब सही हर जगह सेम पनिशमेंट थी, सेम तरह के टैक्सेस थे और सेम वेट्स और मेजर्स थे, यानी कि सब किलो में ही नापते थे। तो मर्चेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ इससे। तो मर्चेंट्स ने रियलाइज़ करा जो यूनिफॉर्म लॉज थी, यूनिफॉर्म लॉज और स्टैंडर्ड वेट्स, इससे क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल में आसानी हुई। ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस करे। नेक्स्ट, इसके बावजूद लोग दुखी थे नेपोलियन के रूल से। क्यों, क्या रीज़न था? इसका रीज़न ये था कि नेपोलियन के रूल से लोगों का रिएक्शन मिक्स था। यहाँ पे वर्ड मिक्स यूज़ करा गया, ध्यान से देखो। मिक्स था क्यों? कि पहले तो वो खुश थे क्योंकि उनको समझ नहीं आया नेपोलियन कर क्या रहा है, बाद में जाके उनको असलियत पता चली और फिर इसलिए वो गुस्सा हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था? इनिशियली फ्रेंच आर्मीज को हमने पढ़ा था अभी, फ्रेंच आर्मीज को क्या माना जाता था? सिंबल ऑफ, उनको माना जाता था कि वो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को दूसरी जगहों पर भी फैलाते हैं। फ्रेंच आर्मीज को क्या माना गया था नेपोलियन के रूल के समय पे? उनको कुछ ऐसा ही माना गया था। क्या माना गया था? कि फ्रेंच आर्मीज जो है वो है हार्बिंजर्स। हार्बिंजर्स का मतलब अ पर्सन हु अनाउंसेस द अराइवल ऑफ अनदर। मतलब उनको बोला जाता था कि जहाँ जहाँ फ्रेंच आर्मीज जाएंगी वहाँ वहाँ उनके जाने के बाद कुछ समय में लिबर्टी भी आ जाएगी। लिबर्टी माने की फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। तो ऐसा माना जाता था कि फ्रेंच आर्मीज जिन जिन जगह पर विजिट करेंगी वहाँ वहाँ पर वो जैसे जैसे जाएंगी ना तो उनके पीछे पीछे लिबर्टी आती रहेगी, वो जाएंगे तो पीछे लिबर्टी और फ्रीडम आती रहेगी। तो फ्रेंच आर्मीज एक्चुअली कहाँ कहाँ गई थी? हॉलैंड गई थी, बेल्जियम गई थी, स्विट्जरलैंड गई थी और इटली भी गई थी। तो इनिशियली क्या, फ्रेंच आर्मीज का नॉर्मल पॉइंट जो हमने पहले भी पढ़ा था वही लिखना है कि इनिशियली ऐसा माना जाता था कि फ्रेंच आर्मीज जहाँ जहाँ विजिट करेंगी वहाँ वहाँ उनके जाने के बाद लिबर्टी यानी कि फ्रीडम आएगी। और ये भी बताना कि वो एक्चुअली कहाँ कहाँ गई थी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सून इनके प्रति जो इनका जो अच्छा व्यवहार था, इनका वेलकम वाला एटीट्यूड था कि आओ हम आपको यहाँ पे अच्छे से बुलाते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये वेलकम वाला जो एटीट्यूड था, जिस एटीट्यूड से वो लोग उनको वेलकम करते थे, अब वो एटीट्यूड टर्न हो गया हॉस्टिलिटी में। हॉस्टिलिटी का मतलब अनफ्रेंडलीनेस, रूड बिहेवियर, अनफ्रेंडलीनेस। अब वो उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। उनको लगता था फ्रेंच आर्मीज कोई लिबर्टी का हार्बिंजर नहीं है। हार्बिंजर मतलब वो व्यक्ति जो किसी और के आने से पहले आए, किसी और के आने से पहले उसकी अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ वो आने वाला है और फिर वो चले जाए और दूसरा बंदा आ जाए, इसको बोलते हैं हार्बिंजर। तो सून ये जो लोगों के फ्रेंच आर्मीज के प्रति जो वेलकमिंग एटीट्यूड था, वेलकमिंग या फिर वार्म फ्रेंडली एटीट्यूड था, फ्रेंडली एटीट्यूड टर्न हो गया अनफ्रेंडली एटीट्यूड में। अनफ्रेंडली की जगह पे लिख सकते हो हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर नेपोलियन ने जो चेंजेस करे हैं, एक्चुअली इन चेंजेस के बदले उन लोगों को अपनी फ्रीडम देनी पड़ गई, अपनी फ्रीडम देनी पड़ गई। नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर चेंजेस करे थे, हमने पढ़ा था, पर एक्चुअली में इन चेंजेस के बदले लोगों को अपनी फ्रीडम देनी पड़ गई। लास्ट पॉइंट है कि एक्चुअली असली रीजन क्या था? असली रीजन था कि नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ाए थे, सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करा था और फ्रेंच आर्मीज के अंदर फोर्सफुली लोगों को डाल लिया था। सेंसर से पहले बात तो टैक्सेशन उन्होंने नेपोलियन ने इंक्रीज करी, टैक्सेस बढ़ा दिया हर चीज़ पे, सबको टैक्सेस ज़्यादा पे करने पड़े। सेंसरशिप क्या? प्रेस, जो ये मीडिया वाले होते हैं, ये लोग अपनी मर्जी से न्यूज़ छापते हैं, राइट? तो नेपोलियन ने क्या कहा? उसने कहा कि अब तुम लोगों को जो भी न्यूज़ छापनी है पहले हमारी गवर्नमेंट से आके पूछो, अगर हम उसकी इजाज़त दें, हम उसकी मंजूरी दें तो ही तुम वो न्यूज़ छाप सकते हो। तो इसको बोलते हैं सेंसरशिप। मतलब उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी बता पाए, उनके पास फ्रीडम नहीं था कि जो उनको दिखे वो साथ क्या पब्लिक को दिखा पाए, क्योंकि उनको सारी चीज़ों के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी नेपोलियन के गवर्नमेंट की। ठीक है, हमारा जो थर्ड इसका सब पार्ट है वो है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मीज। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू फ्रेंच आर्मीज। फ्रेंच आर्मीज के अंदर नेपोलियन फोर्सफुली लोगों को जोड़ लेता था क्योंकि उसका एरिया बड़ा हो रहा था कंट्रोल का। वो सिर्फ फ्रांस पे तो रूल करता नहीं था और आसपास की बहुत सारी रीजन्स उसने अपने एरिया के अंदर कैप्चर कर लिए थे, इसलिए उसको अब आर्मी बड़ी चाहिए थी पूरे एरिया को बाउंड करने के लिए, इसलिए वो फोर्सफुली लोगों को फ्रेंच आर्मीज के अंदर डाल लेता था। तो ये 3 पॉइंट्स है कि क्यों लोग नेपोलियन के रूल से हैप्पी नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेपोलियन जो है फाइनली नेपोलियन 1815 में वो उसकी डिफीट हुई, वो बैटल ऑफ वाटरलू हार गया और इसलिए वो अपने पूरे किंगडम से हाथ धो बैठा और फाइनली 1821 में वो मर गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ वो डिफीट हुआ 1815 में। अब जैसे ही नेपोलियन चला गया अब उनका रूल कौन बचा लोगों का पता नहीं, कंफ्यूजन हो गई लोगों में।
तब एक नया सेक्शन आया सोसाइटी का, वो सेक्शन है कंजर्वेटिव सेक्शन। कंजर्वेटिव सेक्शन, ये कंजर्वेटिव सेक्शन की एक्चुअली अब क्वेश्चन क्या बनता है इस पे, पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी, व्हाट वाज द कंजर्वेटिव्स आइडियोलॉजी। कंजर्वेटिव क्या आइडियोलॉजी क्या थी, आइडियोलॉजी मतलब उनके क्या सोच विचार थे, उनके क्या बिलीफ सिस्टम था। हम सब के अपने बिलीफ सिस्टम होते हैं, हमारे एथिक्स होते हैं, कंजर्वेटिव्स के क्या एथिक्स थे, वो सोचते क्या थे और कंजर्वेटिव्स थे कौन। अच्छा हमने कई बार कंजर्वेटिव वर्ड पढ़ा है, कंजर्वेटिव मतलब जो थोड़े खुले विचार का नहीं होता, जिसके थोड़े दबे हुए सोच होते हैं, उस समय कंजर्वेटिव्स थे कौन। कंजर्वेटिव्स वो थे जो बिलीव करते थे मोनार्की सिस्टम में, कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे मोनार्की सिस्टम में। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो कंजर्वेटिव्स थे, द कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड दैट द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स का मतलब क्या, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स का मतलब तीन है, यहाँ पे कोई भी दो चीज़ें लिखोगे चलेगा। कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छा हमने कंजर्वेटिव का वैसे भी अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखें तो कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं, जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। कंजर्वेटिव हम कहते हैं ना ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है, कंजर्वेटिव हमारे सपोज नेबरहुड्स है, कंजर्वेटिव पेरेंट्स है, उसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव का मतलब जो पुराने ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हो, और कोई भी अगर उनको बोले कि ये ट्रेडिशन अच्छा नहीं है फिर इस ट्रेडिशन को चेंज कर लो तो उसको साफ मना कर देते, नहीं, उनको गुस्सा आ जाता है कि नहीं हमारे ट्रेडिशन सब कुछ है, हमारे ट्रेडिशंस को हमें बचा के रखना है, हम अपने ट्रेडिशन से दूर नहीं भागेंगे, उनको अपने पास रखेंगे और उनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे फ्रांस में भी जो कंजर्वेटिव्स आए थे, या फिर कह लो कि यूरोप में नेपोलियन के बाद जो कंजर्वेटिव्स आए थे उनकी भी यही आइडियोलॉजी थी, उनकी यही कुछ थिंकिंग थी। वो बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि मोनार्की और चर्च, दो मेन एग्जाम्पल्स मोनार्की और चर्च याद रखना, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये लिखेंगे जो कंजर्वेटिव्स थे वो मानते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे कि मोनार्की और चर्च, इनको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व मतलब सेफ रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए, उनको खोना नहीं है, संभाल के रखना है। हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी भी कुछ ऐसे ही सोचती है कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको रोको, उनको अपने पास रखो, संभाल कर उनको खोने नहीं देना। कंजर्वेटिव्स की भी वहाँ पे यही थिंकिंग थी, दे बिलीव्ड दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक मोनार्की, चर्च, उसके बाद क्या क्या लिखा है, सोशल हायरार्की क्या, जैसे कि फ्रांस में था ना 3 स्टेट से हायरार्कीज थी, चार्ट्स था, क्या 3 कैटेगरीज थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट थी, क्लर्जीज, नोबिलिटीज और वो जो थर्ड स्टेट के सारे बिजनेसमैन वगैरह है ना, तो इसको बोलते हैं सोशल हायरार्की। वो बोलते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट जैसे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टीज और फैमिलीज शुड बी प्रिजर्व्ड। पहले तो याद कर लो, सफिशिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट, वो मानते थे, वो अब क्या था, नेपोलियन के जाने के बाद ना कई लोगों की थिंकिंग ना काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी। जो लोग डेमोक्रेसी मानते थे वो तो मानते ही थे, बट कई लोग ना क्या सोचते थे, वो सोचते थे कि हालांकि डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छा है, बट अगर मोनार्की सिस्टम को ही हम थोड़े डेमोक्रेसी की कुछ नए प्रिंसिपल्स मोनार्की के अंदर ले आए तो मोनार्की और भी स्ट्रॉन्गर बन जाएगी। नेपोलियन ने भी तो यही करा, उसने मोनार्की रीस्टोर करी, बट कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के कुछ प्रिंसिपल्स उठा के अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर डाल लिए। तो इन कंजर्वेटिव्स की आइडियोलॉजी भी कुछ ऐसी ही थी। ये क्या थी, ये बोलते थे कि जो अगर हम अपने मोनार्की में मॉडर्न आर्मी, इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ऐसे लोग ले आए जो इफेक्टिवली गवर्नमेंट का हिस्सा बन के लोगों को रूल कर पाए, जो इफेक्टिवली अपनी ब्यूरोक्रेसी फॉर्म कर पाए, और एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है। ब्लैक है, जो हमारे ब्लैक वर्ड्स हैं, ये हमारे की पॉइंट्स हैं, ये लिखना जरूरी है। तो क्या सोचते थे कंजर्वेटिव, सोचते थे कि एक मॉडर्न आर्मी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी से क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, किसकी, उनकी मोनार्कीज की। कंजर्वेटिव्स पहले बेसिकली उनका फर्स्ट पॉइंट था, वो मानते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स है उनको प्रिजर्व करना है। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स के 2 एग्जाम्पल लिख देना, मोनार्की और चर्च। वो मानते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, याद करना, कंजर्वेटिव सोसाइटी से उनको लिंक कर लेना। कंजर्वेटिव सोसाइटी क्या कहती है, ट्रेडिशंस में मानो, तो कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी भी क्या, कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रिजर्व करो। सेकंड पॉइंट इनका क्या, ये बोलते थे कि अगर 2 चेंजेस, कम से कम ये 2 चेंजेस, कौन से, मॉडर्न आर्मी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी। मानते हो मॉडर्न आर्मी की जरूरत है हर कंट्री को, हर कंट्री अभी भी लगी रहती है कि अपनी आर्मी को किस तरह मॉडर्न कर ले, टेक्नोलॉजी, नई से नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे अपनी आर्मी को, करती है।
तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न आर्मी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग दूसरों को रूल करे गवर्नमेंट का सिस्टम, एक ऐसी इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी हो जिसके द्वारा स्ट्रेंथन हो जाए, स्ट्रेंथ बढ़ जाए और ताकतवर हो जाए क्या उनकी मोनार्कीज। तो कहीं ना कहीं इनकी थिंकिंग कुछ ना कुछ बेटर थी पुराने कंजर्वेटिव से। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले के जो कंजर्वेटिव थे वो तो कोई चेंजेस मानते ही नहीं थे, बट ये लोग थोड़े बहुत चेंजेस लाने को तैयार थे। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव रेजीम जो थे, रेजीम मतलब कंजर्वेटिव लोग जो थे, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, वो क्या, वो डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, किसी ने कुछ काम करा और उसके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स पास करे कि तुमने ये अच्छा नहीं बनाया, तुमने ये अच्छा नहीं करा। तो जो कंजर्वेटिव्स थे उनको किसी का क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, इसलिए क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए नहीं रुको, उन्होंने क्या, उनको ना कोई भी क्रिटिसिज्म पसंद नहीं था, इसलिए वो लोग स्टॉप करते थे क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए, वो स्टॉप करते थे लोगों को। तो कंजर्वेटिव regimes did not tolerate criticism and stopped such activities। ठीक है, इसका सेकंड हिस्सा है स्टॉप सच एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज स्टॉप करती थी, वो ऐसी एक्टिविटीज स्टॉप करती थी जो क्वेश्चन करती थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को। बेसिकली लोगों को क्वेश्चन करने का भी राइट नहीं था। हमने एब्सोल्यूटिज्म के 3 फीचर्स पढ़े थे, सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड, रिप्रेस्ड। यहाँ पे तुम्हें मिलिटराइज्ड के लिए मॉडर्न आर्मी दिख गई, मिलिटराइज्ड मॉडर्न आर्मी दिख गई, सेंट्रलाइज्ड मतलब जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है छोटे छोटे यानी कि मोनार्की, चर्च, ये हो गए हमारे सेंट्रलाइज्ड। और हमारे यहाँ पे रिप्रेस दिख गया, स्टॉप द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोगों के पास क्वेश्चन करने का भी राइट नहीं था, लोग फिर दबी हुई थी, रिप्रेस थी। तो दिख गया कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट सिस्टम आ गया, फिर से उठ गया कंजर्वेटिव्स के द्वारा। पढ़ लिया, एक बार हम इसको रिवाइज करते। कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स को प्रिजर्व करना है, प्रिजर्व यानी कि बचाना है। सेकंड, वो हालांकि उसको बचाना चाहते थे बट जरा से चेंजेस एक्सेप्ट करते थे। वो जरा से चेंजेस क्या थे, एक मॉडर्न आर्मी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी। उनको लगता था मॉडर्न आर्मी और इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी से स्ट्रेंथन हो जाएगी, शक्ति बढ़ जाएगी उनके मोनार्कीज की ऑल ओवर द यूरोप, पूरे यूरोप में जितनी मोनार्कीज है वो सारी स्ट्रांग हो जाएंगी। कैसे, एक मॉडर्न आर्मी से और एक इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी से। लास्ट, उनको कोई भी क्रिटिसिज्म या फिर नेगेटिव कमेंट पसंद नहीं था अपने काम पे, इसलिए वो स्टॉप करती थी, वो सारी रोक लगा दी थी। किस पे, ऐसे लोगों पर, ऐसी सोसाइटी पर जो क्वेश्चन करते थे उनकी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इनकी मोनार्कियल गवर्नमेंट को जो क्वेश्चन करते थे। अब हमने यहाँ आज तक का टॉपिक खत्म कर लिया है। अब मैं आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन शो करूंगी, आपको उनके आंसर्स करने हैं। कोशिश करना, आपको 2 मिनट मिलेंगे, कोशिश करना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट। 2 मिनट के बाद मैं ये क्वेश्चंस बंद कर दूंगी, उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल एंड द क्लास। 2 मिनट है, फटाफट सब कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जल्दी से सब 2 मिनट है, जल्दी जल्दी सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एंड देन हम उसके बाद इसके आंसर डिस्कस करेंगे। सबको बहुत जल्दी करना है, सोचो, कोशिश करो, जितना आ पाए उतना करो, नहीं आता जो क्लोजेस्ट आंसर लग रहा है वो करो। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, गलत नहीं करना कोई, कोशिश करो सही करो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो जो क्लोजेस्ट आंसर लग रहा है, जो लगता है सही है, उस पर टिक मारो। अभी हम सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे, गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सीख ही रहे हैं। एक मिनट बचा है, जल्दी से करेंगे सब, उसके बाद मैं क्वेश्चंस क्लोज करूंगी। जल्दी से सब करके सबमिट सिलेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, 12 बच्चों का हो गया है, 30 सेकेंड्स बचे हैं, फटाफट सब करेंगे। %70 लोगों का हो गया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। हमें टाइम बाउंडेशन में ही काम करना है वरना बोर्ड से हमारा पेपर छूट जाएगा। 5 बच्चों का रहता है, फटाफट करें, धीरे नहीं करना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ के जो सही आंसर लग रहा है वो टिक करें।
फटाफट एमसीक्यू टेस्ट खत्म करेंगे सब फटाफट से। बस 10 सेकेंड्स और, फिर इसके बाद मैं इस क्वेश्चंस को बंद करूंगी। हमें आंसर डिस्कस करना है, जल्दी से करेंगे सब। फाइनली 15 मोर सेकेंड्स, उसके बाद मैं बंद करूंगी क्वेश्चंस, हम डिस्कस करेंगे सारे आंसर्स। अब मैं बंद कर रही हूँ, अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम आंसर डिस्कस करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस के। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था, नेम द फेमस रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर द इंस्पायरिंग इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें एक ऐसी एसोसिएशन, एक ऐसी फेमस रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन का नाम बताना है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंस्पायरिंग इवेंट्स के बाद बनी थी। ऐसी एसोसिएशन हमने सिर्फ एक ही पढ़ी है, फ्रेंच क्लब, नो। पीपल्स एसोसिएशन, नो। जैकोबिन क्लब, एब्सोल्युटली यस, हमने जैकोबिन क्लब के बारे में पढ़ा कि कैसे मिडिल क्लास पीपल ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर जैकोबिन क्लब बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस द सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। हमने पढ़ा था सिविल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, डिक्टेटरशिप बनने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर नए चेंजेस लाया था। उन चेंजेस को, उन रिफॉर्म्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। वो कौन से ईयर में आया था, वो आया था इन द ईयर 1804। 1804 हमने ये बोला था, 1804। 1912 नहीं, 1765 नहीं, 1947 नहीं। नेक्स्ट, चूज, हमारा क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, राइट नहीं करना, ध्यान से पढ़ना है। रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कौन सा है। नेपोलियन एबॉलिश्ड सर्वडम, मेनोरियल ड्यूज एंड फ्यूडलिज्म, बिल्कुल ठीक। नेपोलियन ने सर्वडम, मेनोरियल ड्यूज और फ्यूडल सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया था, इसलिए पेजेंट्स के लिए राहत थी। सेकंड, नेपोलियन वो पीपल वर हैप्पी विद नेपोलियन एज ही टुक देयर पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या लोग खुश थे कि नेपोलियन ने उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। हमने जो 3 पॉइंट्स पढ़े थे नेपोलियन के खिलाफ में, उनमें एक पॉइंट था कि नेपोलियन को, जो लोग थे उनको बाद में समझ आए कि नेपोलियन ने अपने चेंजेस के एक्सचेंज में लोगों की फ्रीडम छीन ली, इससे लोग खुश नहीं थे। ये गलत है। कोई भी खुश कैसे हो सकता है अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम देकर? आपसे कोई आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम ले ले, आपका राइट टू वोट ले ले, आपकी फ्रीडम, आपकी लिबर्टी ले ले, क्या आप खुश होगे? नहीं, ये गलत है। थर्ड पॉइंट, नेपोलियन रीस्टोर्ड मोनार्की, बिल्कुल ठीक, उसने मोनार्की फिर से रीस्टैब्लिश करी। फोर्थ, सिविल कोड ऑफ कंडक्ट बेनिफिटेड बिजनेसमैन, ये बिल्कुल ठीक है। बिजनेसमैन कौन? यहाँ पे मर्चेंट्स की बात कर रहे हैं। मर्चेंट्स को फायदा हुआ था नेपोलियन के आने से, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि उसने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया था, उसने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को खत्म करा, उसने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स बनाए, उसने यूनिफॉर्म लॉज बनाए। हमने पढ़ा था कि मर्चेंट्स रियलाइज्ड दैट द यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, पढ़ा था ना। तो बेसिकली उनको यस बेनिफिट हुआ बिजनेसमैन को, बिल्कुल ठीक है। कुछ बच्चों ने ये आंसर सेलेक्ट करा है, गलत है। ये एक्चुअली स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। गलत ये है, लोग खुश नहीं थे, लोग एक्चुअली दुखी थे कि नेपोलियन ने उनके राइट ले लिया, उनकी फ्रीडम ले ली। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव्स डैश, चूज द राइट वन। अब इसमें राइट है, रॉन्ग नहीं है, राइट वन। कंजर्वेटिव्स अलाउड डेमोक्रेसी इन देयर रूल, नहीं, कंजर्वेटिव्स डेमोक्रेसी नहीं, मोनार्की चाहते थे। सेकंड, मतलब ये गलत है, हमारा आंसर नहीं है, बी पॉइंट। बिलीव्ड इन प्रेजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, बिल्कुल ठीक, वो बिलीव करते थे, वो मानते थे कंजर्वेटिव्स की जो ट्रेडिशंस है, उनके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि मोनार्की और चर्च, उनको वापस प्रिजर्व करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट वन है। तो यही है हमारा राइट आंसर। सी पॉइंट है हमारा, एक्सेप्टेड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पीपल अगेंस्ट देम, जो लोग उनके खिलाफ थे उनका क्रिटिसिज्म सुनते थे, उनके नेगेटिव कमेंट्स सुनते थे? बिल्कुल भी नहीं, उनके कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं सुनते थे, बल्कि उनके एक्टिविटीज को ऐसे स्टॉप करते थे जो लोग क्वेश्चन करते थे इनको। तो आज का टॉपिक हमने जितना भी करा है, नोट्स बना के इसको सबको रिवाइज करना है। फिर अब हम क्लास को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सारा रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में फिर पूरा डिस्कस करेंगे।